स्टूडेंट्स, अगर आपने भी एएनएम कोर्स कर रखा है या फिर अगर आप भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा जो है वो बीटीएससी के द्वारा लाया गया बिहार में, अगर इसकी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट इसमें आपकी मदद करने के लिए लाया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के लिए बैचेस। इन बैचेस में आपको कंप्लीट सिलेबस को लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराया जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू क्वेश्चन, सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। इन सभी चीज़ों के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमारे एएनएम के बैच को ख़रीदना होगा। इन बैचेस में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होगी। इस क्लास में आज हम मिडवाइफरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आप हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास में मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं हूं अनुष्का मैम और आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां कब शुरू की जाती है। तो एक प्रेग्नेंट औरत को आयरन की गोलियां कब दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? पहले महीने से, तीसरे महीने से, छठे महीने से या फिर प्रसव के बाद। तो इसका सही आंसर है तीसरे महीने से। आयरन की गोली जो होती है वो एक प्रेग्नेंट औरत को तीसरे महीने से यानी कि 12 सप्ताह के बाद, 12 वीक्स के बाद शुरू की जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, एनीमिया जैसी बीमारियों से बच्चे और माँ दोनों को बचाया जा सकता है। एक सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन क्या क्या है? 280 दिन, 260 दिन, 300 दिन या फिर 250 दिन। तो इसका सही आंसर है 280 दिन। 280 दिन या 40 वीक्स यानी 40 सप्ताह जो है वो गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है टेटनस टॉक्साइड का पहला टीका गर्भवती महिला को कब दिया जाता है? तो टीटी का जो वैक्सीन है वो गर्भवती महिला को उसका पहला वैक्सीन कब दिया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? 12 सप्ताह पर, 16 सप्ताह पर, 20 सप्ताह पर या फिर 24 सप्ताह पर। तो इसका सही आंसर है कि टीटी का जो पहला डोज है वो 12 सप्ताह पर यानी कि 3 महीने पे दिया जाता है, ठीक है। 3 महीने पे जो है वो दिया जाता है। 2 महीने के बाद एक डोज दिया जाता है यानी कि 12 सप्ताह के बाद 3 महीने पे। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में पहला लक्षण क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? वजन बढ़ना, मानसिक धर्म रुकना, उल्टी होना या फिर पेट दर्द। तो एक स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इस बात का पहला सिम्टम क्या होता है? ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन है। इसका सही आंसर है मानसिक धर्म का रुकना यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो टेम्पररीली रुक जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक दिन में नवजात शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? तो एक नवजात जो शिशु है उसे कितनी बार दिन भर में स्तनपान कराना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 2 बार, 4 बार, 8 से 12 बार या जब बच्चा रोए। तो इसका सही आंसर है 8 से 12 बार। 8 से 12 बार जो है वो स्तनपान एक नवजात शिशु को दिन भर में कराना चाहिए, जो कि हर 3 से 4 घंटे के अंतराल में होता है। प्रसव के बाद कितने समय तक अनुवर्ती देखभाल आवश्यक है? तो प्रसव के यानी कि डिलीवरी के बाद कितने देर तक देखभाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? ऑप्शन क्या क्या है? 2 दिन, 7 दिन, 42 दिन या फिर 1 महीना। तो इसका सही आंसर है 42 डेज़। 42 डेज़ यानी कि 6 सप्ताह तक जो देखभाल होती है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। 6 वीक्स तक जो देखभाल होती है वो देनी बहुत ज़रूरी होती है। अगला क्वेश्चन है एएनसी चेकअप का न्यूनतम कितनी बार होना चाहिए? तो एएनसी यानी एंटीनेटल केयर जो होता है वो कितनी बार मिनिमम यानी कि न्यूनतम मिनिमम कितनी बार देनी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? 2 बार, 4 बार, 6 बार या फिर 8 बार। तो इसका सही आंसर है 4 बार। 4 बार जो एंटीनेटल चेकअप है वो एक प्रेग्नेंट औरत का मिनिमम होना ही चाहिए, 4 बार। तो अगला क्वेश्चन है IMNCI का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? केवल IMNCI पहले होता क्या है? तो IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो ये क्या करता है? ये बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए काम करता है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल यानी तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा, और चाइल्डहुड यानी कि बचपन में जो भी बीमारियां हो सकती हैं वो दोनों के रिलेटेड जो है ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? ऑप्शन है केवल टीकाकरण, शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करना, महिला स्वास्थ्य सुधारना या फिर परिवार नियोजन। तो ये जो है ये बच्चे से रिलेटेड है। तो इसका कार्य किस में आता है? इसका कार्य जो है वो है शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करना। अगला क्वेश्चन है प्रसव के समय प्रथम चरण क्या होता है?
ऑप्शन क्या क्या है, शिशु का जन्म, अपरा निष्कासन, गर्भाशय का खुलना या फिर नाल काटना। तो इसका सही आंसर है गर्भाशय का खुलना। प्रसव के समय जो सबसे प्रथम चरण होता है वो क्या होता है कि गर्भाशय का मुंह पूरी तरह खुल जाता है, यानी 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तो प्रसव का ये पहला चरण होता है। LOCHIA कितने दिन तक रहता है, यानी कि लोचिया जो है वो कितने दिनों तक रहता है। ऑप्शन क्वेश्चन है शिशु के जन्म को के कितने समय के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। तो एक शिशु का जन्म होने के बाद हमें कितने समय के भीतर उसे स्तनपान कराना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, 6 घंटे में, 12 घंटे में, 1 घंटे के भीतर या फिर 24 घंटे में। तो इसका सही आंसर है 1 घंटे के भीतर। WHO के अनुसार जो है वो एक तुरंत का जन्मा शिशु को 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे उसे कोलेस्ट्रम मिल सके। कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो माँ का पहला दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। केवल स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीनों तक कराया जाना चाहिए। तो केवल स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान माँ का दूध के सिवा बच्चे को और कोई भी चीज़ ना देना, पानी तक ना देना, ये कितने महीनों तक किया जाना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो इसका सही आंसर है 6 महीने। WHO के अनुसार क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक कराया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन क्या होता है। ऑप्शन है 1.5 से 2 किलो, 2.5 से 3.5 किलो, 3.5 से 4.5 किलो या फिर 1 से 1.5 किलो। तो इसका सही आंसर है 2.5 से 3.5 किलो। नवजात शिशु का जो सामान्य वजन होता है वो क्या होता है, 2.5 से 3.5 kg तक होता है। DPT वैक्सीन कितनी बार दी जाती है। DPT वैक्सीन किस किस चीज़ों के लिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए दी जाने वाली एक वैक्सीन है, जो कि कितनी बार दी जाती है। ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार। तो इसका सही आंसर है 3 बार। 3 बार जो है वो DPT का वैक्सीन दिया जाता है। कब कब दिया जाता है, तो 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे और 14 वीक्स पे, इतने सप्ताह पे जो है वो DPT का वैक्सीन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है। तो विटामिन ए की जो पहली खुराक है वो कब दी जाती है। ऑप्शंस क्या क्या है, जन्म के समय, 6 महीने पर, 1 साल पर या फिर 9 महीने पर। तो इसका सही आंसर है कि 6 महीने पर जो है वो विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक बच्चे को देनी होती है। अगला क्वेश्चन है, ORS घोल किस स्थिति में दी जाती है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो इसका घोल जो है उसे हम किस स्थिति में देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, बुखार में, खांसी में, दस्त में या उल्टी में। तो दस्त में, डायरिया के सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी में जब वाटर यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ORS का घोल जो होता है वो देते हैं। BCG का टीका किस बीमारी से बचाता है। तो BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस क्लाइमाइड ग्यूरिन। तो BCG का जो टीका है वो हमें किस रोग से बचा रहा होता है। ऑप्शन क्या क्या है, पोलियो, TB, डिप्थेरिया या फिर मलेरिया। इसका सही आंसर है TB यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ये एक लंग्स में हो रहा बीमारी होता है, जिससे बचाने के लिए BCG का जो टीका है वो बच्चे को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की खुराक कितनी बार दी जाती है। ऑप्शंस है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 5 बार। तो इसका सही आंसर है कि पोलियो का जो खुराक है वो बच्चे को 3 बार दिया जाता है। पोलियो के वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, OPV कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये क्या है, ओरली यानी कि मुंह के थ्रू बच्चे को दिया जाता है, जो कि कब कब दिया जाता है, तो वही 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ता पर पोलियो का वैक्सीन बच्चे को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन है रजाई में लपेटना, कमरे में हीटर जलाना, स्वास्थ्य संपर्क, स्किन टू स्किन कांटेक्ट या फिर कपड़े पहनाना। तो इसका सही आंसर है त्वचा से त्वचा का संपर्क करना, यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने से क्या होता है, जिसे कंगारू मदर केयर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कंगारू मदर केयर कहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को गर्मी मिल रही होती है। कंगारू मदर केयर एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिससे क्या होता है, बच्चे को गर्मी प्रदान हो रही होती है। अगला क्वेश्चन है, पोषण के स्तर को जानने के लिए बच्चे की क्या मापी जाती है। तो बच्चे को पोषण सही मिल रहा है जितना उसके रिक्वायरमेंट्स है या नहीं, इस बात को जानने के लिए हम क्या नापते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, वजन, लंबाई, ऊंचाई या फिर मिड अपर आर्म सरकमफरेंस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मिड अपर आर्म सरकमफरेंस। मिड अपर आर्म सरकमफरेंस से मिड अपर आर्म सरकमफरेंस जो होता है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम बच्चे का जो पोषण का स्तर है उसे नाप रहे होते हैं।
अगला क्वेश्चन है टीबी ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य संक्रमण किस अंग में होता है। तो टीबी का जो मुख्य संक्रमण है वो किस अंग में होता है। ऑप्शन क्या क्या है, दिल, फेफड़े, यकृत या फिर मस्तिष्क। तो इसका मैंने आपको अभी तक कितनी बार भी बता चुका है कि ये फेफड़े लंग्स में हो रहा है एक बीमारी है। ठीक है, अगला है मलेरिया की बीमारी किस प्रकार के मच्छर के काटने की वजह से होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस है एनोफिलीज मच्छर या फिर डेंगू मच्छर या फिर टीगर मच्छर या फिर हाउस मच्छर। तो इसका सही आंसर है एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया की बीमारी होती है। ठीक है, वो भी महिला एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से। डेंगू बुखार का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है। ऑप्शन है खुजली, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द, दस्त या फिर खांसी। तो इसका सही आंसर है तेज बुखार और जोड़ों में दर्द जो है वो डेंगू बुखार का सबसे सामान्य लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखना है, परिवार नियोजन के लिए कौन सा तरीका अस्थायी यानी टेम्पोररी होता है। ऑप्शन क्या क्या है, नसबंदी या फिर IUCD या फिर स्थायी गर्भनिरोधक या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो इसका सही आंसर है IUCD। IUCD यानी कि इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो एक टेम्पोररी अस्थायी परिवार नियोजन है, जिसे कुछ समय के लिए यूट्रस में डाला जाता है और जब भी महिला जो है वो गर्भ धारण करना चाहती है यानी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो इस IUCD को किसी ट्रेन नर्स या डॉक्टर के द्वारा वापस रिमूव कर दिया जाता है। स्वस्थ बच्चे का सामान्य बुखार कितना होता है। तो बच्चे को सामान्य बुखार कितना हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 95 डिग्री से फ़ारेनहाइट से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रेटिंग समाधान ORS का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये हमने अभी ऊपर ही देखा था कि शरीर में पानी की कमी को पूरा करना, यही क्या है ORS का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है तपेदिक यानी टीबी के इलाज के लिए सबसे प्रभावी दवा कौन सी है। ऑप्शन क्या क्या है, पेनिसिलिन या फिर आइसोनाइजिर या फिर पैरासीटामोल या फिर एमोक्सिलिन। तो इसका सही आंसर है आइसोनियाडीज यानी कि INH जो है वो टीबी के इलाज के लिए मुख्यतः ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है और ये क्या करता है, ये टीबी में सबसे ज़्यादा असरदार होता है। अगला क्वेश्चन है मल मूत्र में खून आने को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, हेमाटूरिया, हेमाटेमेसिस या फिर मेलिना या फिर एपिस्टैकेसिस। तो इसका सही आंसर है हेमाट्यूरिया। मूत्र में जो ब्लड दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, हेमाट्यूरिया कहते हैं। नवजात शिशु का तापमान की सामान्य सीमा क्या होती है। ऑप्शंस हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है। तो नेचुरल तरह का जो परिवार नियोजन है वो क्या है। ऑप्शन है कॉन्डम, टैबलेट, चक्र गिनना या फिर नसबंदी। तो इसका सही आंसर है चक्र गिनना यानी कि साइकिल मेथड। इस साइकिल मेथड के अंतर्गत क्या होता है कि 14वें दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन जो है उस दिन 10 से लेकर के 17th डे तक क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है हैंड वॉशिंग, हाथ धोने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन है सिर्फ पानी से धोना, साबुन और पानी से हाथ धोना, केवल एंटीसेप्टिक जेल लगाना या फिर केवल टिश्यू से पोंछना। तो हैंड वॉशिंग का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है साबुन और पानी से हाथ धोना। साबुन और पानी से हाथ धोने से क्या होती हैं, जो भी कीटाणु होती हैं वो सबसे अच्छी तरीके से हाथों पे से हट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को लंकवे यानी पैरालिसिस होने पर प्राथमिक कदम क्या लेना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, व्यक्ति को तुरंत उठाकर चलना चाहिए, आरामदायक स्थिति में रखें और डॉक्टर को दिखाएं, ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर चाय पिलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए और डॉक्टर को जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए, जिससे जो पेशेंट है उसकी जो भी उसको दौरे पड़े हैं उसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसे नापा जा सके और उसकी इलाज करवाया जा सके। टीबी मरीजों को खांसी आने पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन है खुले में खांसना चाहिए, मुंह और नाक पर रुमाल या टिश्यू रखना चाहिए, खांसना बंद कर देना चाहिए या फिर अपने नज़दीक लोगों से दूर भागना चाहिए।
तो इसका सही आंसर है मुंह और नाक पर रुमाल या टिश्यू रख करके खांसना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक एयर ब्रोन यानी कि हवा के थ्रू फैल रहा इन्फेक्शन है। तो ये जो खांसने या छींकने पे क्या है, टीबी के मरीजों में से एक स्वस्थ मरीज को भी, स्वस्थ इंसान को भी टीबी करा सकती है। नवजात शिशु की देखभाल में बाथिंग कब शुरू करनी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? जन्म के तुरंत बाद, 1 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद या 7 दिन बाद। तो इसका सही आंसर है 3 से 4 दिन बाद। शिशु को इसका पहला स्नान जो होता है वो जन्म के 3 से 4 दिन बाद ही कराना चाहिए, ताकि त्वचा सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चा का जो स्किन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल और नाजुक होता है। टीकाकरण का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? तो टीकाकरण का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? ऑप्शंस बगीचे में, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में, घर पर या बाजार में। तो इसका सही आंसर है अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का सबसे अच्छा स्थान है। अगला क्वेश्चन है पानी के स्रोत को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उबालना, क्लोरीन डालना, फिल्टर करना या सभी उपयुक्त। तो इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। इन सभी तरीकों से हम पानी को क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु के लिए कितनी बार नपना आवश्यक होता है? ऑप्शन है महीने में 1 बार, हर हफ्ते, हर दिन, केवल जन्म के बाद। तो इसका सही आंसर है हर हफ्ते। हर हफ्ते हमें क्या करना चाहिए? जो भी शिशु है उसका हाइट और उसका वेट जो है वो नापना चाहिए। इससे क्या होती है? इससे हमें उसकी विकास को सही से पता लगाने में मदद होती है। अगला क्वेश्चन है डायरिया से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी उपाय क्या है? ऑप्शन है साफ़ सफाई और स्वच्छ पेयजल, अधिक खाना खिलाना, ठंडे पानी देना या फिर बच्चे को बाहर ना निकालना। तो डायरिया से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो साफ़ सफाई और स्वच्छ पानी जो पीने का है वो बच्चे को देना चाहिए। एनीमिया का प्रमुख लक्षण क्या है? कमज़ोरी, थकान, सांस फूलना, सिरदर्द, बुखार, खुजली, लाल सकते या फिर दस्त, उल्टी। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया एक बीमारी है जिसमें बॉडी में यानी ब्लड में हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारे बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब हेमोग्लोबिन के कमी के कारण हमारे बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमें क्या होता है? कमज़ोरी, थकान और सांस फूलने जैसी सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन में पुरुष नसबंदी का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है महिला को गर्भ से बचाना, पुरुष की शुक्राणु उत्पादन बंद करना, गर्भाशय को बंद करना या फिर स्त्री का गर्भाशय साफ करना। तो इसका सही आंसर है कि पुरुष के शुक्राणु का उत्पादन को बंद करना जो है वो वैसेक्टोमी का सबसे मेन उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिला को किस विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो किस विटामिन की कमी से हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या है? विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से बच्चों में जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती है वो हो सकती हैं, बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नवजात शिशु को सबसे पहला टीबी की जांच कब करानी चाहिए? तो नवजात शिशु में सबसे पहली बार टीबी की जांच कब करानी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? जन्म के तुरंत बाद, 6 महीने पर, 1 साल पर या 2 साल पर। तो इसका सही आंसर है जन्म के तुरंत बाद। टीका बीसीजी का जो टीका होता है वो कब मिलता है बच्चे को? तो जन्म के तुरंत बाद मिल रहा होता है, जिससे टीबी से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन है मच्छरदानी का उपयोग, डेंगू वैक्सीन, रोजाना स्नान या फिर मास्क पहनना। तो इसका सही आंसर है मच्छरदानी का उपयोग करने से हम मलेरिया की रोकथाम कर सकते हैं। स्तनपान कराने वाली माँ को किस पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन क्या क्या है? कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। स्तनपान कराने वाली माँओं को प्रोटीन का सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ताकि दूध का उत्पादन सही मात्रा में हो सके और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से संतुष्ट हो सके। नवजात शिशु को ठंडे मौसम में कैसे रखा जाना चाहिए? ऑप्शन है हल्के कपड़ों में, त्वचा से त्वचा संपर्क के साथ गर्म कपड़ों में, बिना कपड़ों के ठंडा पानी से नहलाना चाहिए। इसका सही आंसर है कि त्वचा से त्वचा संपर्क के साथ गर्म कपड़ों में लपेट करके बच्चे को रखना चाहिए ठंडी के मौसम में, ताकि उसका शरीर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बना रहे। टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन का क्या महत्व है? ऑप्शन है टीकों को गर्म रखने के लिए, टीकों को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए, टीकों को बाहर रखने के लिए, टीकों को जलाने के लिए। तो इसका सही आंसर है कि टीकों को ठंडा, स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण में कोल्ड चेन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोल्ड चेन क्या है? कोल्ड चेन एक पूरा सिस्टम है जिसमें कंपनी जहाँ पे वैक्सीन बनी है वहाँ से वैक्सीन सेंटर जहाँ पे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है वहाँ तक वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि आना ले जाना होता है, वो भी सही टेम्परेचर पे मेंटेन करके, ताकि वो वैक्सीन ख़राब ना हो और उसका जो यूज़ है वो सही सलामत हो सके। परिवार नियोजन के लिए कॉन्डम का उपयोग किस प्रकार होता है? ऑप्शन है केवल महिला द्वारा, केवल पुरुष द्वारा, महिला और
पुरुष दोनों कर सकते हैं या फिर बच्चों के लिए। तो परिवार नियोजन में जो कॉन्डम का उपयोग है वो किसके द्वारा होता है, वो जो है वो पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि परिवार नियोजन में सहायक होती है। ये एक तरह का परिवार नियोजन के अंतर्गत आ रही चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वच्छता का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन है नियमित स्नान और हाथ धोना, केवल हाथ धोना, कपड़े साफ रखना या किसी तरह की सफाई ज़रूरी नहीं है। इसका सही आंसर है नियमित स्नान करना और हाथ धोना। इससे क्या होता है, स्वच्छता सबका रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नवजात शिशु में नाल कब गिर जाती है। ऑप्शन है जन्म के बाद 1 से 2 दिन में, 7 से 10 दिन में या 1 महीने में। तो इसका सही आंसर है 7 से 10 दिन में। प्लेसेंटा को जब काटा जाता है, प्लेसेंटा जो यम्बिकल कॉर्ड से जुड़ी होती है, उस अम्बिकल कॉर्ड को जब काटा जाता है तो उसे हम नाल कहते हैं। इसकी हड्डी जो होती है वो सामान्यतः 7 से 10 दिनों में गिर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्त्री की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है गर्भाशय को साफ करना, गर्भाशय की नलियों को बंद करना, मानसिक धर्म बंद करना या फिर स्तनपान बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है गर्भाशय की नलियों को बंद करना। तो गर्भाशय की नलियों को बंद करने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है और इस तरह से जो नसबंदी है वो सक्सेसफुल हो पाती है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यही है। तो आज की क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले थे वो बस इतने ही है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।